स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 20 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच कोंकण एक्सरसाइज 2021 का आयोजन हुआ? तो आंसर होगा ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ कोंकण एक्सरसाइज 2021। कौन सा एक्सरसाइज है? नेवल एक्सरसाइज है। कहां पे हुआ? ब्रिटेन में हुआ। और इस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से आईएनएस तबर ने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं, अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था भारत की तरफ से आईएनएस तलवार ने पार्टिसिपेट किया था किस एक्सरसाइज में? तो आप क्या बताओगे? कटलेस एक्सरसाइज में, जो कि हुआ था अफ्रीका के पूर्वी तट पर। अच्छा चलिए एक बार फिर से अभी तक जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हुई है सबको हम रिवाइज करते हैं। अभी आपको याद होगा भारतीय नौसेना ने सी सेट नाम की एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था, जो कि कहां पे हुई थी? सिंगापुर में हुई थी, जिसका नेतृत्व किया था यूएसए की नौसेना ने। अभी जायेद तलवार 2021 एक्सरसाइज भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच हुई। उसके अलावा सऊदी अरब के साथ अभी हमने कौन सी एक्सरसाइज की है? अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज। अभी रशिया के साथ हमने इंदिरा 2021 एक्सरसाइज की थी। कहां पे? रशिया के वोल्गोग्राद में। उसी तरह से इसी साल हमने खंजर एक्सरसाइज की है किर्गिस्तान के साथ में। संप्रीति एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं? बांग्लादेश के साथ में। सूर्य किरण करते हैं नेपाल के साथ। मालदीव के साथ इक्विवेरियन नाम की एक्सरसाइज करते हैं। और इस साल हमने डेजर्ट नाइट नाम से एक्सरसाइज की है फ्रांस के साथ में। वैसे फ्रांस के साथ आप जानते हो वरुण करते हैं, गरुड़ करते हैं और शक्ति नाम की एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए गरुड़ शक्ति किसके साथ करते हैं? तो इंडोनेशिया के साथ। इंडोनेशिया के साथ समुद्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। और यहीं से याद आएगा मित्र शक्ति। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ करते हैं। श्रीलंका के साथ तो हम स्लाइनेक्स नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। और स्लाइनेक्स से याद आएगा सिम्बेक्स। सिम्बेक्स हम करते हैं सिंगापुर के साथ। और सिंगापुर के साथ हम बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। और बोल्ड से हमने क्या याद करा था? बोल्ड प्रोजेक्ट अभी शुरू किया था केवीआईसी ने। कहां से शुरू किया? राजस्थान के उदयपुर से, जिसमें उसने बांस के पौधे लगाए थे, याद होगा आपको। फिर हमने पकड़ा मित्र को। मित्र से याद आया मैत्री। मैत्री नाम की एक्सरसाइज करते हैं थाईलैंड के साथ में। शक्ति को पकड़ लो तो शक्ति से याद आएगा ऑपरेशन शक्ति। ये दूसरा भारतीय परमाणु परीक्षण था जो कि पोखरण में हुआ था 1998 में। पहला वाला था स्माइलिंग बुद्धा जो 1974 में हुआ था। अभी मालाबार नौसेना अभ्यास भी हुआ था। किस किस के बीच होता है वैसे तो ये बताओ? यूएसए, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पिछली बार से शामिल हुआ है इसमें। अब देखो यूएसए के साथ हम 4 एक्सरसाइज करते हैं। इस साल हमने 2 करी है। वज्र प्रहार जो हिमाचल प्रदेश के बकलो में की है। युद्ध अभ्यास राजस्थान में किया। उसके अलावा टाइगर ट्रैम्प भी करते हैं जो कि ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। और कोप इंडिया भी करते हैं। जापान के साथ हम कौन सी करते हैं? एक तो धर्मा गार्जियन करते हैं। जिमेक्स नाम की एक्सरसाइज करते हैं। शिन्यू मैत्री हम करते हैं। बाकी याद होगा आपको काजिंद। ये एक्सरसाइज हमने कजाकिस्तान के साथ में की है। चाइना के साथ हैंड इन हैंड करते हैं। और डस्टलिक 2 नाम की एक्सरसाइज अभी हमने उत्तराखंड के रानीखेत में की थी। किसके साथ? उज्बेकिस्तान के साथ में। और अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो जब भी एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन आते हैं सारी के सारी मैं इसी तरह से इसी सीक्वेंस में आपको रिवाइज कराता हूं ताकि ये आपको इसी सीक्वेंस में याद हो जाए। अब चलो 2 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। आपको बताना है 2022 में डिफेंस एक्सपो, इसका आयोजन कहां पे किया जाएगा? और बताओ अंतरराष्ट्रीय सैन्य खेल यानी कि इंटरनेशनल मिलिट्री गेम्स 2021 ये कहां पे होंगे? ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा मोहम्मद आजम को। तो अभी तेलंगाना के करीम नगर जिले के मोहम्मद आजम, इन्हीं को अनुकरणीय नेतृत्व गुणों को प्रदर्शित करने के लिए अभी केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री जो है अनुराग ठाकुर, उन्होंने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से इनको सम्मानित किया। उन्होंने हरिता हरम परियोजना के तहत रक्तदान, अंगदान, वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों से संबंधित कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए हैं। क्या नाम है? मोहम्मद आजम। अच्छा, युवा से 2 डे आपको याद आने चाहिए। एक तो राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को, और इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। चलो एक इंडेक्स वाला प्रश्न आपसे पूछता हूं। बताओ ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 आया था, उसमें भारत की रैंक क्या थी और टॉप पे कौन था? तो याद करवाया था आपको, भारत 122वें नंबर पे था और टॉप पे था सिंगापुर। बाकी शकुंतला थिलस्टेड विश्व खाद्य पुरस्कार जीता इन्होंने। रुमाना सिन्हा सहगल नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार 2020 जीता इन्होंने। और शिवाजी बनर्जी मोहन बागान रत्न से इनको सम्मानित किया गया। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे।
अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 19 अगस्त को। तो हर साल 19 अगस्त को उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिन मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई है या अपनी जान जोखिम में डाली है। इस बार ये इसका 12वां संस्करण है। ये है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे और इसकी थीम रही है #द-ह्यूमन-रेस। अच्छा, एक ह्यूमन राइट डे भी आप पढ़ोगे, वो हम दिसंबर में मनाते हैं 10 दिसंबर को। वैसे 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी होता है। और अभी 2 दिन पहले ही अगस्त के सारे इंपॉर्टेंट डेज मैंने आपको रिवाइज करवाए थे। तो अब आप क्या करो, वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करो और कमेंट बॉक्स में जाकर के टाइप करो और देखो कि आपको कितने याद है। अभी हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में केरल एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आंसर होगा PR श्रीजेश को। तो ओलंपियन PR श्रीजेश, इनका पूरा नाम है परट्टू रविंद्रन श्रीजेश, जो कि गोलकीपर है और ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। और अभी इन्हें केरल में साहसिक पर्यटन यानी कि एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपको बता दूं, ये PR श्रीजेश ये केरल के एर्नाकुलम में ही रहते हैं। और अभी आपको पता भी होगा, हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रोंज मेडल जीता, तो ये उस टीम का हिस्सा रहे थे। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा, भारतीय महिला हॉकी टीम जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में चौथे स्थान पर रही थी, तो उसकी एक प्लेयर है जिनका नाम है वंदना कटारिया। ये उत्तराखंड की हैं। अभी इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था टोक्यो ओलंपिक में, एक ही मैच में 3 गोल करके रिकॉर्ड बनाया था। उत्तराखंड सरकार ने इसके लिए इनको 25 लाख रुपए भी दिए थे और महिला सशक्तिकरण विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। अच्छा, वैसे आप मुझे बता सकते हो क्या कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच का नाम क्या है? तो उनका नाम है ग्राहम रीड, वो ऑस्ट्रेलिया से हैं। और महिला टीम के जो कोच थे वो तो छोड़ के चले गए। बाकी मीराबाई चानू, ये वेटलिफ्टर है। अभी टोक्यो ओलंपिक में 49 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और अभी ये एमवे इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर भी बनी है। नीरज चोपड़ा, इनका संबंध भाला फेंक से है। इन्होंने 87.58 मीटर दूरी पे भाला फेंका और गोल्ड लेकर के आए। चलो, इन्हीं से एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूँ। इन्हीं के सम्मान में अभी भाला फेंक दिवस मनाना हमने शुरू किया है, तो किस तारीख को मनाएंगे हम भाला फेंक दिवस, ये बताना है आपको। बाकी ब्रांड एम्बेसडर की बात है, अभी आपको याद होगा जॉन अब्राहम मोटो GP के बने थे ब्रांड एम्बेसडर। महेंद्र सिंह धोनी होम इंटीरियर ब्रांड है होम लेन, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और नारायण कार्तिकेयन भारत के पहले F1 ड्राइवर हैं ये, अभी JK टायर और इंडस्ट्रीज के ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप ये कहाँ पे शुरू हुई है? तो आंसर होगा नैरोबी, केन्या में। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2021 ये केन्या की राजधानी नैरोबी में शुरू हो चुका है। अभी 17 अगस्त को शुरू हुआ, जो कि 22 अगस्त तक चलेगा। देखो, यहाँ से एक स्टैटिक प्रश्न याद रखना, वर्ल्ड एथलेटिक्स इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कई बार बता चुका हूँ, मोनाको में है और इसके प्रेसिडेंट है सेबेस्टियन कोई। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप होंगे वो कहाँ पे होंगे, तो याद रखना कतर, दोहा में होंगे। उसी तरह से 2022 में आपके महिला एशिया कप भी होंगे, ये आपके भारत में होंगे। भारत में भी कहाँ? मुंबई और पुणे में। 2022 में आपके विंटर ओलंपिक्स भी होंगे, याद होगा कहाँ पे? बीजिंग, चाइना में। उसके शुभंकर क्या है? बिंग ड्वेन ड्वेन और श्वेन रॉन रॉन। और अभी टोक्यो ओलंपिक के शुभंकर क्या थे? मिराई तोवा और सोमाइती। उसके अलावा आपको याद होगा, अभी 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण होने वाला था पंचकुला, हरियाणा में। अभी पोस्टपोन कर दिया, अब बोला 2022 फरवरी में होंगे। उसके अलावा एक नया टूर्नामेंट है जो कि 2024 में होगा, FIH हॉकी 5 वर्ल्ड कप, मेंस का और वुमेन्स का। ये कहाँ पे होगा? ये ओमान में होगा। ओमान की कैपिटल है मस्कट। और ओमान से ही आपको याद आएगा ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप जो 2021 में होंगे। पहले ये भारत में होने वाले थे, फिर बाद में बोला हम इसे यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान में कराएंगे। उसके अलावा 2026 में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप भी होंगी, वो कहाँ पे होंगी? वो भी भारत में होगी। अच्छा, आप तो ये बताओ, जो भारत है वो G20 समिट को कब होस्ट करेगा? तो याद रखना 2023 में। इस साल G20 को कौन होस्ट कर रहा है? इटली कर रहा है। 2022 में इंडोनेशिया करेगा, 2023 में करेगा भारत। और ICC वर्ल्ड कप 2023 में भारत में ही होंगे। और आपको बता दूं, वैसे इस साल 2021 में भारत ब्रिक्स समिट को होस्ट कर रहा है और 2021 में बिम्स्टिक समिट को होस्ट कर रहा है श्रीलंका। जबकि इस साल G7 समिट को होस्ट कर रहा है कौन? UK।
जहां पे इस समिट की बैठक हो चुकी है और उसकी थीम क्या थी, बिल्ड बैक बेटर। अच्छा, आसियान 2021 की होस्टिंग कौन कर रहा है, बंदर सेरी बागबान, ये कैपिटल है ब्रुनेई की। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2021 की अध्यक्षता किसके पास है, ताजिकिस्तान के पास में है। तो इसकी बैठक कहाँ पे होगी, ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशानबे में। अब देखो बात यहाँ पे नैरोबी की है, तो नैरोबी से एक दो पॉइंट याद रख लो। नैरोबी आपने कहा कैपिटल है केन्या की, और यहीं पे आपको हेडक्वार्टर मिलेगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का। केन्या से दो नाम आपको याद रखने हैं, मार्था कूम का नाम, मार्था कूम ये केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस हैं, और एक डॉक्टर पैट्रिक अमोथ का नाम भी याद रखो, ये WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको रिवाइज कराए, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय पर्वतारोहियों के 5 सदस्यीय दल ने माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराया। आपको बताना है इनका नेतृत्व किसने किया, तो आंसर होगा शीतल ने। तो देखो पहला पॉइंट तो ये हो गया माउंट एल्ब्रुस, ये कहां पर है, ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 5642 मीटर। ये मिलेगी आपको रशिया और जॉर्जिया की सीमा पर। और अभी 5 भारतीय पर्वतारोहियों की टीम ने इसको फतेह कर लिया, जिसका नेतृत्व कर रही थी शीतल। शीतल ये कहां से, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से है। अच्छा चलो कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं करंट अफेयर्स के। बताओ अभी केटू पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने थे, शहरोज काशिफ बने थे, ये पाकिस्तान के पर्वतारोही हैं। केटू पर्वत ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, और इसी का दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन है। उसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो आप क्या कहोगे, माउंट किलिमंजारो है, जो आपको मिलेगी किस देश में, तंजानिया में। और यहां से याद रखना ऋत्विका श्री का नाम, ये आंध्र प्रदेश की हैं, इनकी उम्र है 9 साल। ये माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाली एशिया की सबसे कम उम्र की लड़की बनी थी। ध्यान से सुनना, क्योंकि इनके बाद नाम आएगा विराट चंद्रा का। ये हैदराबाद के हैं, इनकी उम्र है मात्र 7 साल। अभी माउंट किलिमंजारो पे सबसे युवा बने थे ये चढ़ाई करने वाले। बाकी कुछ और नाम भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि तसांग यिन हंग का नाम याद रखो, ये हांगकांग की हैं, और महिला श्रेणी में एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने। बाकी कामी रीता शेरपा माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा यानी कि 25 बार चढ़ करके रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने। एक बलजीत कौर का नाम भी याद रखो, माउंट पुमोरी चोटी को फतेह करने वाली पहली भारतीय बनी थी, ये हिमाचल प्रदेश से हैं। और माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई कौन बने थे, झांग होंग, ये चाइना से हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली महिला का नाम क्या है, तो आंसर होगा बछेंद्री पाल। और माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली महिला दिव्यांग का नाम क्या है, अरुणिमा सिन्हा है। और सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को किसने फतेह किया था, आपको याद होगा, वो दिन था 29 मई 1953 का। उस दिन न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी उनके शेरपा तेंजिंग नॉर्गे के साथ सबसे पहले इन्होंने चढ़ाई की थी। इसीलिए तो हम 29 मई को कौन सा डे मनाते हैं, माउंट एवरेस्ट डे मनाते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8848.86 मीटर। माउंट एवरेस्ट को याद रखना, नेपाल में सागर माथा कहा जाता है और तिब्बत में चोमोलुंगमा कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में 13 लाख करोड़ रुपए यानी कि 13 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है, तो आंसर होगा TCS। पहली कौन सी थी, पहली है रिलायंस इंडस्ट्रीज, अब दूसरी हो गई है TCS। मतलब इस बेंचमार्क तक, ये 13 ट्रिलियन के बेंचमार्क तक केवल अभी तक भारत की 2 ही कंपनियां पहुंच चुकी है, पहली रिलायंस, दूसरी TCS। और आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि 7 ट्रिलियन के मार्केट कैप को पार करने वाली चौथी भारतीय कंपनी कौन सी बनी थी, तो इन्फोसिस बनी थी। पहली तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ही सही, सेकंड TCS है ही सही, थर्ड है HDFC, और चौथी बन गई इन्फोसिस। और एक और क्वेश्चन हमने पढ़ा था, 3 ट्रिलियन मार्केट कैप को पार करने वाली चौथी IT फर्म कौन सी बनी, तो फिर उसके केस में आंसर क्या हो जाएगा, HCL। पहली TCS हो गई है, दूसरी इन्फोसिस हो गई है, तीसरी विप्रो हो गई है, और चौथी हो गई है HCL। ये सारे क्वेश्चन अभी हमने करंट अफेयर्स में पढ़े थे, ये आपको याद भी होंगे। बाकी TCS की बात करेंगे, देखो TCS का हेडक्वार्टर मुंबई में है और उसके CEO कौन है, राजेश गोपीनाथन है। और आपको याद होता होगा अभी दानदाताओं की जो सूची आई थी उसमें टॉप पे रहे थे कौन, जमशेदजी टाटा। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अगस्त 2021 में ज्वालामुखी विस्फोट से किस देश में एक नया द्वीप बन गया है, तो आंसर होगा जापान में। तो जापान के प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी फटा
और उसके बाद इतनी बड़ी मात्रा में लावा निकला कि समुद्र में एक छोटा सा द्वीप बन गया। अच्छा, यहाँ पे ज्वालामुखी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, एक प्रश्न तो यही हो गया, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है और कहां पर है? तो आंसर होगा माउंट कोटोपैक्स, ये आपको मिलेगा इक्वेडोर में। एक प्रश्न ये भी आता है कि वो कौन सा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। और एक प्रश्न और पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, ये आपको मिलेगा इटली में। और एक बार एग्जाम में इसी प्रश्न को घुमा करके पूछ लिया था कि स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी ये किस द्वीप पर स्थित है, तो ये भी याद रखने ना, लिपारी द्वीप पर। उसके अलावा इटली में ही आपको मिलेगा एटना ज्वालामुखी, ये भी अक्सर एग्जाम में आता है, और ये किस द्वीप पर है? सिसिली द्वीप पर। एक विशुवियस नाम का ज्वालामुखी, ये भी आपको इटली में ही मिलेगा। अच्छा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये आपको मिलेगा बैरन द्वीप पर, बैरन ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में है ये। इंडोनेशिया के भी 2-3 ज्वालामुखी आपको याद रखने चाहिए, जैसे कि माउंट मेरापी, अभी ब्लास्ट हुआ था यहाँ पे कुछ दिन पहले ही। एक सिनाबुंग याद रखो, एक क्राकातोआ ज्वालामुखी, ये भी आपको इंडोनेशिया में मिलेगा। एक किलायू ज्वालामुखी भी याद रख लो, यूएसए के हवाई द्वीप पर स्थित है, और हवाई द्वीप पर ही आपको मोना लोआ ज्वालामुखी भी मिलेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको कराए जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। अच्छा, एक और प्रश्न याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ज्वालामुखी से सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है? जलवाष्प। बाकी यहाँ पे बात जापान की है, तो ये रहा मैप में जापान, कैपिटल इसकी टोक्यो है, अभी टोक्यो ओलंपिक हुए थे यहीं पे। करेंसी इसकी येन है, नए प्रधानमंत्री का नाम है योशिहिदे सुगा। इनके पहले जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था शिंजो अबे, जिनको हमने अभी 2021 का पद्म विभूषण दिया था। जापान की संसद को डाइट कहते हैं, और जापान को ही हम सूर्योदय का देश, लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं। और जापान के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? फुगाकू है। फिर बताइए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो अपनाने के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा दूसरे स्थान पे। तो ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म की एक रिपोर्ट आई है और उसके अनुसार क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। इस रिपोर्ट में 154 देशों को रखा गया है, और इसमें फर्स्ट नंबर पे बताया गया वियतनाम को और सेकंड नंबर पे बताया गया भारत को। क्रिप्टो करेंसी आपको पता है क्या होती है? डिजिटल करेंसी होती है, जिसे आप ना तो छू सकते हो ना पॉकेट में रख सकते हो, वो कंप्यूटर में चलती है बस, वर्चुअल करेंसी आप बोल सकते हो। और यहाँ से 2-3 प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये याद रखना कि अभी किस देश ने बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित किया? तो अल सल्वाडोर ने, और ऐसा करने वाला ये पहला देश बना था। सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी आपकी बिटकॉइन ही थी, और उसका जनक किसे कहा जाता है? सातोशी नाकामोतो को। 2009 में इन्होंने बनाया था इसे। अभी फेसबुक ने अपनी क्रिप्टो करेंसी का नाम बदल दिया, पहले लिब्रा था, बदल करके डायम कर दिया। चलो बताओ, अभी किस देश ने क्रिप्टो करेंसी कारोबार के लिए दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बिनांसे पर बैन लगा दिया? तो आंसर होगा ब्रिटेन ने। और अगर आपसे पूछा जाए कि नाइजीरिया ने किस नाम से अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करने की घोषणा की थी? ई नायरा नाम से। ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने फास्ट ट्रैक ई इमरजेंसी वीजा की सुविधा शुरू की है? तो आंसर होगा भारत ने। आपको बताए, जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया है, वहां से लोग देश छोड़ करके भाग रहे हैं। तो इसी बीच भारत ने अफगानियों के लिए फास्ट ट्रैक ई इमरजेंसी वीजा की सुविधा शुरू की है। तो जितने भी अफगानी नागरिक हैं वो ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बात याद रखना, ये वीजा जो है कितने महीने के लिए वैलिड होगा? 6 महीने के लिए वैलिड होगा, बाद में आप इसे बढ़ा भी सकते हो। अच्छा, इसी तरह से आपको याद आता होगा गोल्डन वीजा के बारे में। ये कौन देता है? यूनाइटेड अरब अमीरात। और अभी पहले भारतीय अभिनेता कौन बने थे ये गोल्डन वीजा पाने वाले? तो संजय दत्त बने थे। और ये कितने समय के लिए वैलिड है? तो ये याद रखना, ये 10 साल के लिए वैलिड है। और जो हम दे रहे हैं ये 6 महीने के लिए वैलिड है। और आपको याद होगा, अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था, उसके अनुसार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? जापान का है। उसमें भारत 90 नंबर पे बताया गया। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा वृक्षारोपण अभियान 2021 को शुरू किया गया? तो आंसर होगा कोयला मंत्रालय। और कोयला मंत्री कौन है? हमारे प्रहलाद जोशी हैं। ये जो वृक्षारोपण अभियान 2021 है, इसी को गो ग्रीनिंग अभियान भी कहा जा रहा है, और इसे आजादी के 75वीं वर्षगांठ यानी कि आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में शुरू किया गया। अच्छा, वृक्षारोपण से आपको याद आएगा, अभी मध्य प्रदेश ने अंकुर योजना शुरू की थी, उसका संबंध वृक्षारोपण से ही है। और क्या आप मुझे बताओगे, अभी ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट स्कीम किसने शुरू की थी? HDFC बैंक ने। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हरेला त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है, तो आंसर करना छत्तीसगढ़ में। लेकिन
अगर आपसे पूछा जाए हरेला उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है तो फिर आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ये आप इंपॉर्टेंट लगा के मार्क कर लेना। अच्छा, एक वन रिपोर्ट 2019 आई थी, उससे 2-3 तरह के प्रश्न बनते हैं, ध्यान से सुनना। पहला प्रश्न तो ये हो जाएगा कि भारत के कितने क्षेत्र पर वन एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, तो आंसर होगा 24.56%। सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में, और परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा वन आपको मिलेगा मिजोरम में, और सबसे ज्यादा वन के क्षेत्र में वृद्धि किस राज्य में देखी गई है, तो कर्नाटक में देखी गई है। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस राज्य ने भारतीय हॉकी टीम को 10 साल के लिए स्पॉन्सर करने की घोषणा की है, तो आंसर होगा उड़ीसा। आपको याद होगा लास्ट टाइम भी उड़ीसा ने ही भारतीय हॉकी टीम को स्पॉन्सर किया था 2008 में 5 सालों के लिए, जिसका टाइम पीरियड अभी 2023 में खत्म हो जाएगा। उसके बाद अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने कहा कि अगले 10 सालों के लिए हम फिर से भारतीय हॉकी टीम को स्पॉन्सर करेंगे। और इसके अलावा अभी मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक खिलाड़ी को 10-10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देने की भी घोषणा की है। अच्छा, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान का नाम क्या है? मनप्रीत सिंह, जो आपको याद होगा टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में MC मैरी कॉम के साथ में ध्वजवाहक रहे थे, और समापन समारोह में कौन थे? पहलवान बजरंग पूनिया। वहीं आपसे पूछ ले कि भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन कौन है, तो रानी रामपाल है। याद होगा 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान इनको मिला था। और वैसे राजीव गांधी खेल रत्न से भी अभी प्रश्न बनता है कि इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद रत्न सम्मान कर दिया गया है। बाकी उड़ीसा के बारे में कल ही हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, तो अभी बात करते हैं कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। और हाँ गाइज, आगे बढ़ने से पहले वैसे अब सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, अब जाकर के मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ कि प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेहनत अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक जरूर करके जाना और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। अगर आप वाकई वीडियोस को सपोर्ट करना चाहते हो, इन्हें हेल्प करना चाहते हो, अगर आपको इनसे हेल्प मिलती है तो इसे प्लीज 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 शेयर जरूर करना। जो भी आपके फैमिली में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो गए, दोस्तों में हो गए, उनके साथ शेयर कर देना बस। तो देखिए कल का प्रश्न क्या था? भारत के 69 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए, तो आंसर होगा हर्षित राजा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है, और इन सभी क्वेश्चंस का आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके लिए क्विज आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी गई है, और अगर ऑडियो के माध्यम से यानी कि सुन करके बिल्कुल कम टाइम में आप इन सभी क्वेश्चन का फिर से रिवीजन करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने ऑडियो भी तैयार कर दिया है। ऑडियो रिवीजन करके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू गाइस।